अनुपम में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने टी शर्ट पहनकर हंगामा किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हंगामे की तस्वीर आते ही बीजेपी अब कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। बीजेपी कांग्रेस पर देश की छवि को बिगाड़ने की कोशिश करने का आरोप लगा रही है और ये वो तस्वीर है, इन तस्वीरों को देखिए जहां पर यूथ कांग्रेस के ये तमाम युवा चेहरे आपको दिख रहे होंगे, लेकिन बीजेपी का विरोध करते करते देश का विरोध शुरू कर दिया। क्या है ये तस्वीरें, कई सवालों को खड़े करती हैं। इंडिया एआई समिट में हंगामे की ये तस्वीर और ये हंगामा या यूं कहें कि विरोध किया जाना कांग्रेस की तरफ से कई मौकों पर देखा गया है। देश की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है, बीजेपी आरोप लगा रही है। दिल्ली पुलिस की हिरासत में हालांकि इस वक्त 10 लोगों को लिया गया है। संवाददाता अमितेश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गया। अमितेश, पार्टी के नीतियों का विरोध समझ में आता है, पार्टी को लेकर उसकी विचारधारा से आपत्ति नजर आती है, लेकिन पार्टी का विरोध करते करते आप देश के विरोध में खड़े हो गए। देखिए, पूरे देखा जाए तो इंटरनेशनल लेवल पर कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष इस समिट में पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा तमाम जो कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उनके सीईओ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और देश विदेश के तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। उनके बीच यहाँ पर हंगामा करना निश्चित रूप से भारत की छवि पर इससे गहरा आघात पहुंचेगा और निश्चित रूप से भारत की छवि इससे खराब होगी। लेकिन इंडिया यूएस ट्रेड डील का विरोध करना था तो विरोध दूसरी जगह हो सकता था, लेकिन एआई समिट के भीतर जाकर यहाँ पर हंगामा करना निश्चित रूप से कई सवाल खड़े करता है। लेकिन फिलहाल जो हंगामा हुआ है, यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनकी तरफ से पुलिस एक्शन में तुरंत आई है। पुलिस ने करीब 10 लोगों को, 10 से 12 लोगों को इसमें हिरासत में भी लिया है और लेकिन जिस तरह से तमाम जो चीजें सामने आई हैं एआई समिट में जो हंगामा देखने को मिला है कांग्रेस की तरफ से, ये निश्चित रूप से कई सवाल खड़ा करता है कि जहां पर देश विदेश के तमाम लोग यहाँ पर प्रतिनिधि पहुंचे हैं, तमाम डेलीगेट्स पहुंचे हैं, बड़े बड़े कंपनी के सीईओ हैं, राष्ट्राध्यक्ष हैं और इसका इम्पैक्ट अगर देखा जाए तो लगातार पूरे दुनिया भर में भारत अपनी छवि, एक बेहतर छवि पेश करने की कोशिश कर रहा है कि हम भी कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं दुनिया में। और एआई समिट का इतना बड़ा आयोजन जो कि दूसरे देशों से बड़ा माना जा रहा है, जितने बिल्कुल। और अमितेश, चूंकि कांग्रेस के भी कई सीनियर लीडर्स हैं, उनकी तरफ से भी खुलकर ये बात कही गई कि भाई एआई समिट के जरिए हमारे देश की छवि जो है वो दूसरे राष्ट्रों में मजबूत हो रही है। हम ऐसे आयोजनों के जरिए यहाँ पर अपने लिए एक आगे बढ़ने का नया रास्ता ढूंढ रहे हैं, निकाल रहे हैं। उस परिस्थिति में यूथ कांग्रेस का इस्तेमाल करते हुए ये विरोध दिखाता है कि सिर्फ सियासत इस पर हो रही है। यहाँ बिल्कुल इस मुद्दे पर सियासत हो रही है और खास तौर से जो हंगामा हुआ है उस हंगामे को लेकर के सवाल निश्चित रूप से खड़े होंगे, इस पर सियासत भी होगी। लेकिन इस तरह के हंगामे को बिल्कुल जायज नहीं ठहराया जा सकता। जिस तरह से यूथ कांग्रेस की तरफ से एआई समिट में हंगामा हुआ है, निश्चित रूप से इस पर कई तरह के सवाल खड़े होंगे और लगातार इस पर पूछा जाएगा कि आखिर जब विरोध करना है तो विरोध करने का तरीका अलग हो सकता है, बाहर कहीं और विरोध प्रदर्शन हो सकता है। तमाम नीतियों के विरोध में, सरकार की नीतियों के विरोध में सवाल खड़ा किया जा सकता है, चाहे पार्लियामेंट में है, संसद से लेकर सड़क तक विरोध होता है। लेकिन यहाँ पर एआई समिट में यहाँ पर विरोध करना, इस बात को लेकर के सवाल जरूर। बिल्कुल अमितेश, आप हमारे साथ बने रहिए। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त नीरज जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत नीरज जी। जो तस्वीर इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर संभवतः आपने भी देखी होगी और हम दिखा भी रहे अपने दर्शकों को कि आखिर ये क्या हो रहा है। भारत यूएस ट्रेड डील का विरोध, यहां तक तो बात समझ में आती है, लेकिन विरोध के लिए इस जगह का चयन करना जहां पर देश की छवि पर सीधा असर पड़ता, इसे कैसे देखते हैं आप? कांग्रेस पार्टी मोदी जी का विरोध करते करते दरअसल देश विरोधी पार्टी हो गई है। इन्हें देश के विकास से ईर्ष्या होती है, देश का कहीं विकास होता है तो इन्हें अच्छा नहीं लगता। एक तरफ मोदी जी जहाँ मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील करते हैं, अमेरिका के साथ ट्रेड डील में शानदार काम होता है, तो ये एआई समिट में हंगामा करके देश की छवि को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। ये लोग देश विरोधी लोग हैं और जनता इनको देख रही है, इसीलिए जनता की नजरों में पार्टी लगातार। लेकिन नीरज जी, इससे बीजेपी का नुकसान क्या होगा ये तो बेहतर कांग्रेस बता पाएगी, यूथ कांग्रेस के नेता बता पाएंगे, कार्यकर्ता बता पाएंगे। लेकिन इससे भारत की छवि पर जो डेंट पड़ रहा है, भारत के लिए जो रास्ते खुल रहे हैं, उसका नुकसान, उसकी भरपाई कौन करेगा? बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी देश विरोधी हो गई है, विकास विरोधी पार्टी हो गई है। मोदी जी के विरोध में ये इतने अंधे हो गए हैं कि अभी भारत देश का विरोध करने लगे हैं और देश की छवि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ये खराब करने की कोशिश है। और जो उपद्रव इस तरह का उपद्रव किए हैं
उन पर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। देश की छवि खराब करने का अधिकार किसी को नहीं मिल सकता, चाहे कोई राजनीतिक दल इस तरह का एजेंडा लेकर के पीएम के विरोध के लिए देश की छवि खराब करे, ये संभव नहीं। बिल्कुल। और नीरज जी, चूंकि ये पहला मौका तो है नहीं, हमने इससे पहले चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो, कोरोना वैक्सीन के दौरान की बात हो, विरोध करने के लिए विरोध और उसमें भी किसी स्तर तक पहुंच जाना, ऐसी एक नई परिपाटी शुरू कर दी है इन लोगों ने। जी बिल्कुल बिल्कुल। और देश की जनता देख रही, कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे समाप्ति की ओर इसी कारण से जा रही है। कोई भी देश में अच्छा काम हो उसका ये विरोध करते हैं, तो एक अलग नजरिए से देखते हैं और देश की छवि खराब करने का प्रयास करने के लिए इन पे कठोरतम मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उन्हें सजा मिलनी चाहिए। कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश की छवि खराब करना गुनाह अजीम है, गुनाह नहीं गुनाह अजीम है, और इसकी सजा मिलनी चाहिए। और इस तरह के जो लोग हैं, कांग्रेस पार्टी अब एक उपद्रवी पार्टी हो गई है। इनके पास देश चलाने के लिए नेता है, नेतृत्व है, नीति है। इस तरह के हथकंडों को अपना कर भी देश को, और विदेशी साजिश के तहत, क्योंकि राहुल गांधी जॉर्ज सोरोस के एजेंट माने जाते हैं, तो विदेशी साजिश के तहत हमेशा इस देश को बदनाम करने की जब भी मौका मिलता है, देश के नाम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, देश की छवि को खराब करने की कोशिश करते हैं। जी, आपको लगता है नीरज जी कि ऐसी तस्वीर जब सामने आई, हालांकि 10 लोगों को तो हिरासत में लिया गया है, लेकिन क्या इसे कांग्रेस आगे बढ़कर कंडेम करेगी कि नहीं, भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था? बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी में अगर थोड़ी भी जिम्मेदारी बची है तो उन्हें माफी मांगनी चाहिए, पब्लिकली माफी मांगनी चाहिए कि इस तरह की हरकत हुई है, इससे हमने देश का नाम खराब किया है, इस पर हम शर्मिंदा, आइंदा इसकी हरकत नहीं करेंगे, इसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए। अगर माफी नहीं मांगते हैं तो जो भी उपद्रवी इसमें है, मैंने बताया कि 10 लोगों को पुलिस ले गई है, तो कठोरतम कार्रवाई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, दिल्ली पुलिस की हिरासत में 10 लोग जरूर ले लिए गए हैं, तिलक मार्ग थाना में उन्हें ले जाया गया है, लेकिन इसे लेकर जो तस्वीर सामने आ रही है वो बहुत चिंतनीय जरूर है। कांग्रेस ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि उनके लिए एआई, एम्बिशियस इंडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एस्पिरेशनल इंडिया या आत्मनिर्भर इंडिया नहीं है। इनके लिए एआई एंटी इंडिया है। ये आईएनसी नहीं, ये एएनसी, एंटी नेशनल कांग्रेस है। एआई समिट की पूरी दुनिया में वाहवाही हो रही है। प्रेसिडेंट मैक्रोन से लेकर यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल तक, टेक कंपनीज के टॉप हॉन्चोस तक, सैम ऑल्टमैन से लेकर सुंदर पिचाई तक सब प्रेज कर रहे हैं। यहां तक कि शशि थरूर ने भी बोला कि एआई समिट वाज एक्सीलेंट। तो एआई समिट को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब बड़ी जानकारी ये कि अब इन सभी लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, एफआईआर दर्ज किया जाएगा। कांग्रेस प्रदेश की छवि खराब करने का आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया जाता हुआ, और देखिए कैसे कांग्रेस देश विरोधी पार्टी हो गई है। एआई समिट, जहां पर तमाम राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष की मौजूदगी आपको दिख रही होगी, तमाम बड़ी कंपनियों के सीईओ की मौजूदगी है, वहां पर यूथ कांग्रेस के लोगों की तरफ से पहुंचकर देखिए किस तरीके से विरोध की ऐसी तस्वीर दिखाई गई, जिस पर अब सवाल ये उठ रहा है कि विरोध का क्या ये रास्ता होता है? विरोध के लिए आप बाहर भी विरोध कर सकते थे, दूसरी जगह पर भी विरोध कर सकते थे, लेकिन जहां छवि देश की बात होगी, जहां पर छवि देश की बन रही होगी, वहां पर आकर ये हंगामा क्या बताता है? क्या राजनीति में अब सूचिता जो है और उस स्तर पर, जिस स्तर पर राजनीति को सिद्धांतों के साथ जोड़ा जाता था, वो अब सब खत्म हो चुका है? ये तस्वीरें इन सवालों को तो अब जरूर खड़ा कर रही हैं। फिलहाल सभी लोगों को तिलक मार्ग थाने ले जाया गया है, और अब बड़ी जानकारी ये कि इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई जो है वो होने वाली है, एफआईआर दर्ज होने वाली है। तो दिल्ली में एआई समिट के बीच आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बिना नाम लिए हुए राहुल गांधी पर तंज कसा। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जब हम चिप्स कहते हैं तो कुछ लोगों को पोटैटो चिप्स याद आते हैं, भूल जाइए, वे रोते रहेंगे, कभी वे पार्लियामेंट में रोते हैं, कभी कहीं और रोते हैं, ये सब चलता रहेगा। जगह से स्टूडेंट्स चिप्स डिजाइन कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो चिप्स कहते हैं, पोटैटो चिप्स याद आती है उनको। छोड़ो उनको, वो अभी थोड़ा रोना धोना है उनका, चलता रहेगा। कभी पार्लियामेंट में रोते हैं, कभी कहां रोते हैं।
चलता रहेगा वो सब। तो हमें आगे बढ़ना है, देश को एक दिशा, एक क्लियर एम, एक क्लियर गोल है देश के सामने, और उसमें है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में लीडरशिप लेनी है दुनिया की। यूपी के सुल्तानपुर कोर्ट में पेश हुए राहुल गांधी। मानहानि केस में राहुल की कोर्ट में पेशी होती है। अमित शाह पर टिप्पणी के मामले में बयान दर्ज किया गया। 9 मार्च को मामले की अगली सुनवाई होगी। सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी की पेशी हुई और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में हाजिर होते हुए नजर आए। ये पेशी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर 2018 में की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा हुआ मानहानि का मामला है। पेशी के दौरान राहुल गांधी ने अपना बयान दर्ज करवाया। बता दें कि 2018 का ये मामला, जब कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने अमित शाह पर कुछ विवादास्पद टिप्पणी की थी। सुल्तानपुर के स्थानीय बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने अगस्त 2018 में उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था और इसी मामले में राहुल गांधी की आज सुनवाई हुई। वहीं इस कार्रवाई पर प्रियंका गांधी समेत तमाम नेताओं के बयान भी सामने आए। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस में ये इस वक्त की बड़ी खबर। तो इस पूरे मामले में पेशी के बाद राहुल गांधी की तरफ से एक बड़ा बयान आया। मेरे खिलाफ 32 मुकदमे दर्ज है, मुझे मुकदमे से डर नहीं लगता है, मुकदमा मेरे लिए मेडल है। सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी आज पेश हुए और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी मामले को लेकर यह पेशी रही महत्वपूर्ण। राहुल गांधी ने आज कोर्ट में 313 के तहत अपना बयान दर्ज करवाया। कोर्ट में राहुल गांधी 20 मिनट तक रुके। कोर्ट ने अब राहुल को गवाह पेश करने के लिए 9 मार्च की तारीख दी है। आपसे केस कर दिया गया सर, क्या आपसे फाइल भी कर दिया? हाँ, मैंने उनसे कहा देखिए आप रोकना चाहते हैं रोक दीजिए, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने रोका नहीं, मैं चला गया। तो वो तो केस तो लगाए हैं, 30-32 केस है मेरे ऊपर। इलेक्शन है सर, जवाब मिलेगा। मेडल है ये सब मेरे। उनका बयान दर्ज किए जाने हेतु नियत था। माननीय राहुल गांधी जी आए, उनका बयान न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया है। अगली सुनवाई मामले में 9 मार्च 2026 से सफाई साक्षी नियत की गई है। कौन सी तारीख तय की गई है और क्या कुछ उन्होंने बयान जिसके सामने? अभी हमने आपको बताया कि इस मामले में अगली सुनवाई 9 मार्च 2026 वास्ते सफाई साक्ष्य हेतु निश्चित की गई है। यानी कि राहुल गांधी की तरफ से हमें कोई साक्ष्य अपनी सफाई में देना है तो 9 मार्च को हम उसको दाखिल कर सकते हैं। तो बारामूला में पुलवामा जैसी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। सुरक्षा बलों ने जानबाजपुरा से बरामद किया है आईडी। आर्मी का काफिला गुजरने से पहले आईडी बरामद किया गया और सुरक्षा बलों ने इस आईडी को देर रात डिफ्यूज भी कर दिया। इसी रास्ते से जवानों का काफिला जो है वो गुजरने वाला था। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में सुरक्षा बलों ने एक बार फिर से बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया। और उधर राजौरी में सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान की एक और बड़ी साजिश को नाकाम किया। राजौरी के सुंदरबनी सेक्टर में एलओसी पर भारतीय सेना ने पाकिस्तान की एक बड़ी घुसपैठ की साजिश को नाकाम कर दिया। सूत्रों के मुताबिक सुंदरबनी सेक्टर के नथुआ टिब्बा इलाके से पाकिस्तान की ओर से 2 से 3 लश्कर तैयबा के आतंकवादी भारतीय सीमा में घुसने की फिराक में थी। जैसे ही संदिग्ध गतिविधि की जानकारी सुरक्षा बलों को मिली, सेना ने तुरंत इलाके में कार्रवाई शुरू की, जिसके बाद आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश पर पानी फिर गया। फिलहाल इलाके में बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन जारी है। तेजस्वी के कई दिनों के बाद विधानसभा पहुंचने के मामले में नीरज कुमार ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव की स्थिति इन आउट की हो गई है। कर्पूरी ठाकुर के कार्यक्रम में झूठ बोलने के लिए जाते हैं, सदन का वेतन लेते हैं लेकिन सदन नहीं आते। अब तक कहां थे इसका लोकेशन बताना चाहिए। ऐसा लगता है कि सत्र के बाद भी रहेंगे या नहीं रहेंगे या प्रवासी बिहारी बन जाएंगे, ये सवाल ही है। जयंती में असत्य बोलने के लिए जाएंगे, सदन का वेतन लेंगे लेकिन सदन में नहीं बैठेंगे। एग्जिट नहीं ना हुआ है। एग्जिट होने का प्लान क्या उनका मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि तेजस्वी यादव जी का राजनीति का तेज खत्म हो गया। कहाँ थे तेजस्वी यादव?
अब कहाँ थे लोकेशन वो ही बताएंगे ना, लोकेशन उनको बताना चाहिए था कि कहाँ है। दल के कार्यालय एक दिन गए, एक दिन वहाँ गए, इस बीच के काल अवधि में कहाँ थे? सत्र तक रहिएगा, सत्र के बाद बिहार रहिएगा कि नहीं, कि प्रवासी बिहारी बन जाइएगा। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार में विधि व्यवस्था को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी जहां भी शासन में रहती है वहां अपराध ज्यादा होता है, वहां की सरकार में अपराधियों को संरक्षण मिलता है और जब अपराध पर सरकार से सवाल किया जाता है तो अपराधियों पर कार्रवाई के बजाय पुलिस डंडे बरसाती है। गुंडों की तरह विपक्ष के नेताओं और कार्यकर्ताओं को ही परेशान किया जाता है। भाजपा की जो स्थिति है पूरे देश में, जितने भी भाजपा शासित राज्य हैं देश भर में, वही सबसे ज्यादा अपराध है और बिहार अपराधियों को संरक्षण दे रहा है। सरकार में कोई लज्जा शर्म नहीं बचा है, पूरे बेखौफ होकर के अपराधी नंगा नाच किए हुए हैं, लोग डरे हैं, सहमे हैं। लेकिन जो सवाल पूछता है अपराधियों को ना धमका करके अंदर करके, लेकिन विपक्ष के लोग जो अगर सवाल पूछते हैं तो उनके कार्यकर्ता, उनके नेताओं को डराया धमकाया जाता है। तो सरकार भी तो गुंडा के तरीके ही से व्यवहार कर रही है। बिहार में बेटियों की सुरक्षा और विधि व्यवस्था का मुद्दा आज विधान परिषद में उठा। नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी के नेतृत्व में विधान पार्षदों ने जहां सदन के बाहर जमकर प्रदर्शन किया, पुलिस सरकार पर सवाल किए गए, तो सदन के अंदर राबड़ी देवी ने कार्यवाही शुरू होते ही सवाल खड़े किए। राबड़ी देवी ने कहा कि सिर्फ इस फरवरी महीने में ही बिहार में 35 से ज्यादा बच्चियों के साथ रेप की घटनाएं हुई, जिनमें कई की हत्या तक कर दी गई। ऐसे सरकार में बच्चियों की सुरक्षा को लेकर क्या कुछ किया जा रहा है, इसका जवाब मांगा जा रहा है। राबड़ी देवी के साथ सुनील सिंह ने भी पुलिस की नाकामी पर सवाल खड़े किए, तो सरकार की तरफ से मंत्री सुनील कुमार ने जवाब दिया। बच्चियों की सुरक्षा को लेकर सरकार बेहद गंभीर है और किसी भी सूरत में कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। बिहार में जो छोटा छोटा बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है और बलात्कार करके लोग मार दे रहा है, तो इस पर सरकार से हम सवाल पूछते हैं, सरकार क्या इस पर कार्रवाई कर रही है रोकने का? कैसे रोकेगी सरकार? अब फरवरी महीना में 35 हुआ है लड़कियों के साथ, तो इस पर क्या सरकार कार्रवाई करेगी इसको रोकने के लिए? ऐसे तो कोई भी सरकार इस पर कार्रवाई करते ही है। सरकार कार्रवाई उस तरह का है कि सभी जिला में हो रहा है, हर जिला में, पूरा बिहार में हो रहा है। सरकार इस पर एक दूसरे दिन हो रहा है, एक दूसरे दिन हो रहा है। जो बात आई है सरकार इसको ग्रहण, इस पर कार्रवाई करना चाहिए, रोक लगाना चाहिए। सरकार इस पर लेती है ग्रहण। महोदय, पूरी इसकी सूची है, अभी मैडम ने हमको दिया है इसको, और ये पूरी सूची लगभग 36 से ऊपर सिर्फ फरवरी में ये बलात्कार की घटनाएं घटी है महोदय। और पुलिस इसको रोकने में पूरी तरह से विफल है महोदय। सरकार की चिंता, महोदय 1 मिनट बोल लेने दीजिए, सरकार की चिंता किसी शरीफ सांसद को रात में उठाने में है। कोई अगर आईपीएस है उसको आप गर्दन में हाथ धर के थाना तक पहुंचा दे रहे हैं महोदय, लेकिन जो इसमें अपराधी लिप्त है उसको पकड़ने में प्रशासन बुरी तरह से विफल है। आपकी बातों को सरकार ग्रहण किया, इस पर कार्रवाई करी ही नहीं। माननीय बोलिए सभापति महोदय, जो बातें अभी सदन में रखी गई उस पर सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है, संज्ञान में है, और सरकार की नीति और नियत बिल्कुल साफ है कि जो कोई भी कानून का उल्लंघन करेगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम भी भर्त्सना करते हैं, सरकार भी इससे चिंतित है, और जो भी उचित और न्यायोचित कार्रवाई होगी और दोषी को किसी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। बिहार में विधि व्यवस्था और बच्चियों के साथ रेप की घटना पर विधान परिषद में सवाल उठा, जिसके बाद इस पर बहस की मांग उठी, तो जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने 23 फरवरी को गृह विभाग के मुद्दे पर चर्चा के दिन बहस की मांग कर दी, जिसमें आरजेडी को सभी आपराधिक घटनाओं की सूची रखने की चुनौती दी गई और सरकार पर अपनी तरफ से एक्शन टेकन रिपोर्ट देती हुई नजर आएगी। तारीख को गृह विभाग के बजट पर वाद विवाद है। जो भी सूची इनके पास उपलब्ध है
वह सूची आप मंगवा लीजिए और 23 तारीख को हर घटना पर सरकार के द्वारा की गई कार्रवाई सच है या गलत है, उन तमाम तथ्यों को सदन में पेश किया जाएगा। महोदय, आपके यहाँ से नियमन चला जाए, हम लोग पूरी सूची कि कितने घटनाएं इस तरह के आपराधिक घटनाएं घट रहे हैं महोदय, अभी दीजिए, अभी ले लीजिए सभापति महोदय, हमको भी एक्शन टेकन मंगाने में समय लगेगा ना महोदय। बड़ी खबर गोपालगंज से, जहां मस्जिद के एक इमाम पर नाबालिग लड़की के अपहरण का आरोप लगाया। घटना की शिकायत के बाद पुलिस ने एक विशेष टीम गठित कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। घटना नगर थाना क्षेत्र के मुकेरी टोला के आरोप है कि 13-14 फरवरी की रात इमाम आजाद फैजान ने गांव की 15 साल की लड़की को बहला फुसला कर अपहरण कर लिया। घटना के दिन से ही इमाम फरार है। आरोपी इमाम पूर्णिया के नगर थाना क्षेत्र का रहने वाला है और गोपालगंज के मुकेरी टोला के मस्जिद में रह रहा था। गोपालगंज में 15 साल की एक नाबालिग लड़की का अपहरण किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ये वारदात नगर थाना क्षेत्र के मुकेरी टोला की है और आरोप मस्जिद के एक इमाम पर लगा है। पीड़िता की मां ने नगर थाने में कल यानी कि 19 फरवरी को FIR दर्ज कराई है। आरोप ये है कि पूर्णिया के नगर थाना क्षेत्र के सबूतर गांव के रहने वाले मस्जिद के इमाम आजाद फैजान ने 15 साल की एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर लिया है। अपहरण के इस मामले को लेकर नगर थाने की पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया है और इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की एक टीम का गठन किया गया है। गोपालगंज की पुलिस इस पूरे मामले को लेकर मोबाइल फ़ोन और कॉल CDR की जांच कर रही है। टेक्निकल सेल की भी मदद लिए गए हैं और पूर्णिया की पुलिस से भी गोपालगंज पुलिस ने संपर्क किया है। फिलहाल मस्जिद के जो आरोपी इमाम है आजाद फैजान, वो इलाके से फरार बताए जा रहे हैं और पुलिस लड़की की बरामदगी के लिए इस वक्त छापेमारी कर रही है। देखना होगा कि गोपालगंज पुलिस कब तक अपहृत लड़की को बरामद कर पाती है और जिन पर आरोप है मस्जिद के इमाम आजाद फैजान, उन्हें गिरफ्तार कर पाती है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और यहाँ